हेलो बेटा। कैसे हैं आप लोग? चलिए, हम लोग इससे पहले बात कर रहे थे मापन की त्रुटियों की। मापन की त्रुटियों में हम लोगों ने त्रुटियों के जो क्लासिफिकेशन है उसको देखा। साथ ही हम लोगों ने एक्सीडेंटल या चांस एरर्स जो थी या सिस्टमेटिक एरर्स थे उनके बारे में जाना। आज हम लोग बात करेंगे उसके आगे जो नेक्स्ट एरर होता है, विवेचनात्मक त्रुटियाँ, इंटरप्रिटेटिव एरर्स जो होते हैं, वेरिएबल्स एरर होते हैं, आपके पर्सनल एरर्स होते हैं। आज हम लोग उनके बारे में बात करेंगे। ये जो विवेचनात्मक त्रुटियां हैं या इंटरप्रिटेटिव जो एरर्स हैं, जो वेरिएबल्स एरर्स हैं, जो पर्सनल एरर्स हैं, इन सब का डिवाइडेशन जो है वो मर्सेल ने किया था। मर्सेल के द्वारा ये डिवाइडेशन किया गया था या क्लासिफाइड किया गया था, और उन्होंने 4 प्रकार की त्रुटियों का वर्णन भी किया था। तो उन्होंने जो ये त्रुटियों का वर्णन किया है, आज हम लोग उसके बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। चलते हैं हम लोग पहले उनकी त्रुटि की तरफ, जो विवेचनात्मक त्रुटि की बात कही गई है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, इसमें देखते हैं क्या क्या है। इसमें जो आपकी एरर्स होते हैं, इससे पहले मैंने आपसे कहा था कि कुछ तो ऐसे होते हैं जो फिजिकल मेजरमेंट होते हैं, तो उसमें त्रुटियों की संभावनाएं कम होती हैं। बट जहाँ पर बिहेवियरल मेजरमेंट हो रहे हैं, जहाँ साइकोलॉजिकल मेजरमेंट हो रहे हैं, तो वहाँ पर आपकी जो एरर्स होते हैं उसके होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो हम यहाँ बात करेंगे व्यवहारात्मक जो मेजरमेंट किए जा रहे हैं। तो जो आपकी व्यवहारात्मक विशेषताओं के मापन होते हैं, उसमें आपकी 2 तरीके की जो कमियां होती हैं वो दिखाई देती हैं। जो व्यवहारिक विशेषताएं होती हैं व्यक्ति में, जब हम उनका मेजरमेंट करना शुरू करते हैं तो उसमें 2 तरह की कमियां दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। इसमें 2 से कौन सी हैं? पहली अगर हम कमियों की बात करें, तो पहले कमी में होता है कि जो ऐसे प्रकार के मेजरमेंट हैं जिसमें आपका एब्सोल्यूट जो 0 पॉइंट नहीं होता, जो निरपेक्ष शून्य बिंदु है, नहीं होता। पहली कमी कहने का अर्थ है कि जब भी हम व्यवहारिक विशेषताओं का मेजरमेंट करना शुरू करते हैं तो उसकी जो पहली कमी है वो है कि इस प्रकार के जो मेजरमेंट होते हैं, जो व्यवहारिक विशेषताओं से संबंधित मेजरमेंट होते हैं, उसमें कोई भी निरपेक्ष शून्य बिंदु नहीं होता, यानी एब्सोल्यूट 0 पॉइंट नहीं होता। ये उसकी पहली कमी होती है। दूसरी कमी इस है इसकी कि ऐसे जो व्यवहारिक विशेषताएं हैं, जब हम उसका मेजरमेंट करते हैं तो इसमें इस बात की कोई निश्चितता नहीं होती कि मापने के जो प्रसार हैं, आपके जो रेंज हैं, उनकी जो यूनिट्स है वो समान हो, उनकी इकाइयाँ समान हो। कहने का अर्थ है कि आपके जब भी हम व्यवहारिक मेजरमेंट करते हैं, बिहेवियरल मेजरमेंट कर रहे होते हैं, तो उसमें ये बात निश्चित नहीं हो सकती कि मापने के जो सारे आपके रेंज हैं वो समान हो। यही 2 जो आपके कारण हैं, यही 2 कारण है। पहला जो मैंने कहा कि इसमें कोई भी एब्सोल्यूट 0 पॉइंट नहीं होता, और दूसरी चीज़ है कि इसका जो संपूर्ण प्रसार है उसकी इकाइयाँ समान नहीं होती। ये दोनों कारण से जो मेजरमेंट है उसमें किसी व्यक्ति द्वारा जो किए गए परीक्षण या अंक होते हैं, क्योंकि कभी भी हम परीक्षण करेंगे तो उस पर स्कोरिंग होगी ही, तो परीक्षणों का जो अंक होता है उसका अर्थ जो है वो नहीं होता, यानी उसका अर्थ जो है वो स्पष्ट नहीं किया जा सकता जब तक कि उसका विवेचन किसी दूसरे अन्य व्यक्ति के संदर्भ में न किया जाए। यहाँ आपको शायद थोड़ा समझने में मुश्किलें आ रही होंगी। यहाँ कहने का अर्थ है कि जब भी ये दोनों चीज़ें, यानी कभी भी जब आपका एब्सोल्यूट 0 पॉइंट नहीं होगा, दूसरी चीज़ जो उसका संपूर्ण प्रसार है उसकी कोई इकाई समान नहीं होती है, जब ये दोनों कमियाँ होती हैं तो ये दोनों कमियों के कारण मापन में किसी भी व्यक्ति द्वारा जो प्राप्त किए गए आपके परीक्षण पर स्कोरिंग की गई है, जो अंक प्राप्त किए गए हैं, उसका कोई अर्थ नहीं होता जब तक कि उसका हम कहीं दूसरे व्यक्ति के संदर्भ में विवेचना न करें। ठीक है, इसीलिए इसको विवेचनात्मक त्रुटियां कहा भी जाता है। जो आपकी ऐसी त्रुटियां होती हैं, जो ऐसे एरर्स होते हैं, उसमें मैक्सिमम जो आपके टेस्टर होते हैं, परीक्षणकर्ता होते हैं, वो ये नहीं जान पाते कि किसी व्यक्ति द्वारा जो प्राप्त अंक है, किसी व्यक्ति द्वारा
जो प्राप्त अंक है टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि स्कोर मिलेगा ही, उसकी स्कोरिंग होगी। तो उससे जो स्कोर मिला हुआ है उसका विवेचन जो है किन व्यक्ति के संदर्भ में किया जाए, ये जानना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। क्योंकि टेस्टर ने तो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट किया, स्कोरिंग की, लेकिन अभी मैंने बात की कि उसका विवेचन जो है अन्य व्यक्तियों के संदर्भ में किया जाए तो उसका कोई अर्थ निकलता है। लेकिन अगर किसी अन्य व्यक्ति के संदर्भ में नहीं किया जा रहा है तो उसका अर्थ नहीं निकल पाता है। जो ये समस्या व्यक्ति के सामने होती है, तो ये समस्या सबसे बड़ी समस्या होती है परीक्षणकर्ता के सामने या टेस्टर के सामने। वो ये समझ ही नहीं पाता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा जो प्राप्त अंक है उसकी विवेचना हम किन व्यक्तियों के संदर्भ में करें। साथ ही एक व्यक्ति का अंक किस प्रकार से समूह के निष्पादन से संबंधित है, यानी हम किसी दूसरे को रेफरेंस दे करके उसके बारे में हम उसकी विवेचना करेंगे, लेकिन हम किस व्यक्ति को संदर्भ माने, ये जो है वो परीक्षणकर्ता को नहीं समझ में आता है। साथ ही एक व्यक्ति का अंक किस प्रकार के समूह के निष्पादन से संबंधित है, ये समझना ही मुश्किल है, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस कुछ और है, सामने वाले का परफॉर्मेंस कुछ और है, थर्ड पर्सन है उसका परफॉर्मेंस कुछ और है। तो हम किसके संदर्भ में उसके निष्पादन से संबंधित जो है अर्थ ज्ञात करने की कोशिश करें, कैसे विवेचना करें। जब ऐसी समस्याएं आती हैं तो ऐसी स्थिति में मैक्सिमम जो आपके परीक्षणकर्ता होते हैं, जो अंक होता है परीक्षण से प्राप्त, जो स्कोरिंग की गई होती है, जो अंक प्राप्त होता है उसका अनुपयुक्त ढंग से अर्थ लगा लेते हैं, क्योंकि हम उसको सही बेस में प्राप्त नहीं हो पाता, मिल नहीं पाता। तो ऐसी स्थिति में जो अनुपयुक्त तरीके से जो अर्थ लगा लिया जाता है उसे ही गलत ढंग से विवेचना कर ली जाएगी, क्योंकि वो तो कन्फर्म हो ही नहीं पाया कि हम रेफरेंस पर्सन किसको माने। तो यहाँ गलत तरीके से जो विवेचन हो, जो आपका परीक्षणकर्ता अंक का अर्थ लगा रहा है, अनुपयुक्त ढंग से जो अर्थ लगा रहा है उसका विवेचना भी गलत तरीके से हो जाती है। इसे ही आपका कहा गया है विवेचनात्मक त्रुटियाँ, क्योंकि यहाँ पर रेफरेंस पर्सन मिल नहीं पाता है, या जो परीक्षण करता है वो समझ नहीं पाता कि किसको रेफरेंस पर्सन बनाया जाए। क्लियर है? इस तरह से जो आपकी ये विवेचनात्मक त्रुटियाँ हैं, इंटरप्रेटेटिव एरर्स हैं, ऐसी त्रुटियाँ जो है मैक्सिमम कहें तो दो कारणों से हो सकती हैं, क्योंकि बिना कारण के तो त्रुटियाँ होंगी नहीं। तो यहाँ जो दो कारण हैं, इसके विवेचनात्मक त्रुटियाँ होने के दो कारण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ विवेचनात्मक त्रुटियाँ जो आपकी पहला है कि दो कारणों में से किसी एक को गलत समझने के कारण भी हो सकती है, दो कारण से होती ही है। पहला ये है इसमें कि जो व्यक्ति किस प्रकार से समूह से तुलना करना चाह रहा है या किस प्रकार से समूह से तुलना की गई है। पहली है कि जो हम टेस्ट ले रहे हैं या टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं उसके जो हमको स्कोरिंग मिली, स्कोरिंग को हमने कैसे किसी दूसरे समूह के व्यक्तियों के निष्पादन से मैंने उसका कंपैरिजन किया। तो जो ये विवेचनात्मक त्रुटियां हैं, ये जो आपकी विवेचनात्मक त्रुटियां हैं, दो कारण में से किसी भी एक की गलत समझने के कारण उत्पन्न हो सकती हैं, जिसमें कि आपका पहला मैंने कहा कि व्यक्ति किस प्रकार के समूह से तुलना कर रहा है। सबसे पहला तो आपका ये हो गया, यानी हम किसी का मेजरमेंट कर रहे हैं तो किस कारण से कर रहे हैं, साथ ही समूह से तुलना कैसे कर रहे हैं, किस प्रकार का समूह है जिससे हम तुलना कर रहे हैं। ये पहली चीज़ें आपकी मूल होती हैं। दूसरा है व्यक्ति और समूह के निष्पादन के बीच, व्यक्ति है और समूह है, उसमें उसका क्या परफॉर्मेंस है, उसके बीच किस ढंग से तुलना को व्यक्त किया जा रहा है। यानी समूह में व्यक्ति जब भी होगा समूह में होगा, समूह में जो व्यक्ति है और उसका जो परफॉर्मेंस है, उस परफॉर्मेंस के बीच में, समूह और व्यक्ति के परफॉर्मेंस के बीच में किस ढंग से मेजरमेंट किया जा रहा है, किस ढंग से कंपैरिजन किया जा रहा है, उसकी अभिव्यक्ति किस ढंग से की गई है, ये भी डिपेंड करता है आपके इंटरप्रेटेटिव एरर्स पे। जैसे अगर हम बात करें, मान लीजिए कि कोई आपका टेस्ट है और जिसे हाई स्कूल के बच्चों पर किया जा रहा है, ठीक है, हाई स्कूल का स्टूडेंट है, उस पर टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है, तो उससे जो प्राप्त अंक हैं
उनको अगर हम इंटर के जो छात्र हैं, इंटर के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके द्वारा जो प्राप्त अंक है उनको, या क्लास 8th के जो बच्चे हैं उनके जो अंक प्राप्त किए हैं उनको अगर हम कंपैरिजन करना शुरू करें, हाई स्कूल, इंटर, 8th, ये जो कोई परीक्षण उन पे एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है उस पर जो उनको स्कोरिंग मिल रही है, जो स्कोरिंग मिल रही है, इसकी हम अगर तुलना करेंगे तो हमें मिलेगा कि जो परिणामों का हम विवेचन करना शुरू करें तो यहाँ अंतर तो निश्चित है। हाई स्कूल का स्टूडेंट है, 11th 12th का स्टूडेंट है और आपका 8th का स्टूडेंट है, तो इसमें कुछ न कुछ स्पेसिफिक डिफरेंसेस होंगे। इसी तरह से हम पूर्व कथन करने में भी अंतर मिलेगा, यानी सारे स्टूडेंट्स आपके जब उनका स्टैंडर्ड्स जो है वो सेपरेट है तो अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वो स्कोरिंग भी करेंगे, उनकी स्कोरिंग भी मिलेगी। तो इस स्कोरिंग के बीच में डिफरेंसेस होना ही है, तो जो ये डिफरेंसेस होंगे उनके आधार पे हम कोई पूर्व कथन कर पाएंगे। तो इस पूर्व कथन में डिफरेंसेस आएंगे ही। हाई स्कूल का स्टूडेंट कुछ और करेगा, इंटर का स्टूडेंट कुछ और करेगा, 8th का स्टूडेंट कुछ और करेगा, तो इसके बीच में जो पूर्व कथन किया जाएगा उसमें भी डिफरेंसेस आने लाजमी है। तो ये जो अंतर आपका हो रहा है ये अभी भी विवेचनात्मक त्रुटियों के अंतर्गत आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो भी कंपेरिजन किए जा रहे हैं उन बच्चों का जो आपका कंपेरिजन है वो इक्वल नहीं है, क्योंकि बच्चे एक ही स्टैंडर्ड के नहीं हैं, तो वहाँ इनके बीच में त्रुटियाँ होना स्वाभाविक है। इस प्रकार की जो त्रुटियाँ होती हैं, ऐसी त्रुटियाँ जो होती हैं, इनकी समस्या का संबंध जो है परीक्षण की मानकीकरण की प्रक्रिया से होता है। ऐसी जो भी त्रुटियाँ होती हैं इनका संबंध आपके जो परीक्षण होते हैं उनके स्टैंडर्डाइजेशन से होता है, उनकी स्टैंडर्डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है उससे होता है। अब आप कहेंगे ये मानकीकरण क्या है? मानकीकरण में बताई हुई थी। यहाँ कहने का अर्थ है कि मानकीकरण वह है जिसमें कि परीक्षण को अच्छी तरीके से परिभाषित समूह को देना चाहिए या उन समूहों द्वारा प्राप्त अंकों का रिकॉर्ड रखना चाहिए, क्योंकि यही रिकॉर्ड ही परीक्षण के मानक के रूप में तैयार किए जाते हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? यहाँ मानकीकरण का मतलब क्या है? परीक्षण को अच्छी तरीके से हम डिफाइन कर पाएँ या डिफाइन करके हम समूह को दे पाएँ। वो जो जिस समूह को हम कर रहे हैं ये उन समूहों द्वारा जो प्राप्त अंक है उसका रिकॉर्ड भी हमको करना चाहिए, क्योंकि यही रिकॉर्ड जो है परीक्षण के मानक के रूप में हम तैयार करते हैं। तो किसी भी परीक्षण पर कई समूह के लिए अगर मानक दिए जा सकते हैं, देना हम चाहें तो यहाँ कई परीक्षण के अगर मानक हम दे रहे हैं तो उसकी व्याख्या जो है अलग अलग रूप में की जा सकती है, जैसे व्यवसाय के रूप में, भौगोलिक क्षेत्र है उसके रूप में, आयु, लिंग या स्कूल कॉलेज के जो ग्रेड मिल रहे हैं उनमें से, यहाँ किसी के भी रूप में अगर हम व्याख्या करना चाहें तो उसको हम व्याख्या कर सकते हैं। ये जो आपके परीक्षण होते हैं इनका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि किसी व्यक्ति के अंक को उसके उपयुक्त समूह के से जो आंकड़े मिल रहे हैं तो उनसे तुलना करने के लिए होता है। ये जो आपका, जैसे कि अभी मैंने कहा कि परीक्षण भी कई समूहों को मानक दिए जा सकते हैं, मानक प्रदान किए जा सकते हैं, तो इनका यूज हम कहाँ करेंगे? यहाँ यूज यही है इनका कि इनका मूल पर्पज़ है कि ये किसी भी व्यक्ति को जो हम अंक दे रहे हैं उसके उपयुक्त समूहों के जो आंकड़े हैं उनसे हम उसका कंपेरिजन कर सकें, यानी कंपेरेटिव स्टडी के लिए ऐसे जो आपके अंक होते हैं ये काफ़ी उपयुक्त होते हैं। और ऐसी त्रुटियाँ कम हों, कहने का अर्थ है कि जो इंटरप्रेटेटिव एरर्स हैं, आपके विवेचनात्मक त्रुटियाँ हैं, वो कम से कम हों। ये करने के लिए जो आपका टेस्टर है, जो परीक्षण करता है, उसको स्टैंडर्डाइजेशन के प्रोसेस के समय ही, जिस समय वो स्टैंडर्डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट किया है, मानकीकरण की जो प्रक्रिया उसको शुरू किया है, उसी समय खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के अगर हम अंश का विवेचन करने जा रहे हैं तो उसके अंश के विवेचन करने के लिए ऐसे 2 प्रकार के समूहों को समझना बहुत ज़रूरी होता है जिसके साथ किसी भी व्यक्ति की तुलना की जा रही है। ठीक है, यानी हम जब भी किसी व्यक्ति के अंश का या उसके निष्पादन का या उसके परफॉर्मेंस का जो भी हम टेस्टिंग करने जा रहे हैं तो टेस्टिंग करने के लिए ज़रूरी है कि हम व्यक्ति के
जो ऐसे समूहों को समझना ज़रूरी है जिसके साथ हम व्यक्ति की तुलना कर रहे हैं। उस समूह को समझना आवश्यक है, साथ ही उस व्यक्ति को समझना आवश्यक है जिससे तुलना की जा रही है। अभी मैंने कहा कि किसी व्यक्ति के अंश के विवेचन के लिए दो प्रकार के जो समूह हैं उन्हें समझना आवश्यक होता है। तो इसमें जो आपका पहला समूह है वो कैसा होना चाहिए, ये अब जानना ज़रूरी हो गया हम लोगों के लिए। तो जो पहला समूह है वो समूह आपका ऐसा हो जिसमें जो व्यक्ति है वो स्वयं निहित हो। पहला समूह आपका ऐसा हो जिसमें व्यक्ति आपका स्वयं निहित हो, साथ ही इसमें व्यक्ति के जो कार्य हैं, उसका जो निष्पादन है, जो उसकी योग्यता है, उसकी तुलना उसी समूह के अन्य व्यक्तियों से होती रहे। पहला समूह आपका कैसा होना चाहिए? समूह ऐसा हो जिसमें व्यक्ति स्वयं निहित हो, साथ ही इसमें व्यक्ति का जो कार्य है, जो वर्क है उसका, जो उसकी परफॉर्मेंस है, जो उसकी एबिलिटी है, इसका कंपेरिजन उसी समूह की जो दूसरे व्यक्ति हैं उनसे की जा सके। तो समूह ऐसा होना चाहिए। दूसरी है जो समूह है, दूसरे समूह की जो बात की गई है, तो दूसरा ऐसा समूह होना चाहिए जिसके लिए वो महत्वाकांक्षित हो, वो चाह रहा हो कि ऐसा हो। कहने का अर्थ है, मान लीजिए कि कोई कॉलेज है और कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कॉलेज की सपोज दैट लेक्चर बनने की उनकी इच्छा है। कोई कॉलेज है और वहाँ के जो स्टूडेंट हैं उन्हें लेक्चरर बनने की आंतरिक इच्छा है। तो यहाँ ये सबसे महत्वपूर्ण है कि जो उसकी शैक्षिक योग्यता है वो परीक्षण अंकों को एक कॉलेज के प्रवक्ता के अंक से तुलना करनी आवश्यक है, क्योंकि वो जो स्टूडेंट है वो लेक्चरर बनना चाह रहा है। तो उसकी जो एजुकेशनल एबिलिटी है उससे रिलेटेड जो उसकी स्कोरिंग है, जो अंक हैं, वो कॉलेज के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो स्कोरिंग है, उसकी स्कोरिंग और कॉलेज के लेक्चरर की स्कोरिंग की क्या होगी? कंपैरिजन होगी। क्लियर है? तो यहाँ विवेचनात्मक त्रुटियों के संबंध में अगर हम अंतिम समस्या की बात करें तो अंतिम समस्या यह है इसमें कि ये व्यक्ति की अंक और उनके सुव्यवस्थित समूह जो होते हैं, नॉर्मेटिव ग्रुप्स जो होते हैं, उनको मूल अंकों को मानसिक आयु के अंकों, बुद्धि लब्धि, शतांशी बिंदु, मानक अंक या और किसी अन्य प्रकार के जो आपके जो व्युत्पन्न अंक होते हैं, ड्राइव्स स्कोर होते हैं, उसमें कन्वर्ट किया जाता है। उसके बीच में कोरिलेशन जो शो कर सके, क्योंकि कोरिलेशन निकालना ही जरूरी होगा। तो यहाँ विवेचनात्मक त्रुटियों के संबंध में वास्तव में ये अंतिम समस्या होती है कि व्यक्ति जो अंक प्राप्त कर रहा है उन अंकों को सुव्यवस्थित समूह जो मूल अंकों को मानसिक आयु या अंक के रूप में या बुद्धि लब्धि या शतांशी जो बिंदु हैं या मानक अंक या अन्य किसी प्रकार के जो व्युत्पन्न अंक होते हैं उसमें परिवर्तित करते रहें, उसके बीच का संबंध की अभिव्यक्ति होती है। तो ऐसी कंडीशन में ही आपकी विवेचनात्मक त्रुटियां होने की संभावनाएं होती हैं। क्लियर है आपको? अगर नहीं क्लियर होगा तो फिर आप लोग अपने प्रॉब्लम्स मुझे सेंड कर दीजिएगा, आप लोगों को वीडियो बना करके दे दिया जाएगा। ठीक है, ये तो हम लोगों ने बात की पहली त्रुटि की, विवेचनात्मक त्रुटि। अब हम बात करेंगे दूसरी त्रुटि, परिवर्त त्रुटियां यानी वेरिएबल एरर्स की। वेरिएबल्स यानी चर, चर से संबंधित जो आपकी त्रुटियां हो रही होती हैं। ठीक है, यहाँ अगर हम साइकोलॉजिकल मेजरमेंट में अगर बात करें तो साइकोलॉजिकल मेजरमेंट में दूसरी तरह की जो त्रुटि होती है आपकी, वहीं उसी त्रुटि को कहा गया है वेरिएबल्स एरर्स। और इन त्रुटियों के जो नाम है, परिवर्त त्रुटि, वेरिएबल्स एरर्स या चर त्रुटियाँ, किसी भी नाम से इसको जाना जा सकता है, जो कई कारण से उत्पन्न होती हैं। साथ ही अशुद्धताओं या अवसर जो तत्व होते हैं उसमें नहीं मिल पाते हैं तभी ये उत्पन्न हो जाती हैं। कहने का अर्थ है कि जब कोई साइकोलॉजिस्ट अगर मेजरमेंट कर रहा है और मेजरमेंट के दौरान जो वेरिएबल्स हैं वो कंट्रोल नहीं हो पाए, तो जो आपके एक्सटर्नल वेरिएबल्स हैं उनकी कंट्रोल न होने के कारण भी जो वेरिएबल्स एरर हैं
या चांस की वजह से भी कभी कभी आपके ऐसे जो एरर्स हैं उनके होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यहाँ कहने का अर्थ है कि आज कल परसों इस तरह के जैसे 3 दिन हो गए आपके, तो हम इसमें अगर हम मेजरमेंट करें किसी मेज की लंबाई की, तो एक ही व्यक्ति होगा मेज की लंबाई अगर मेजर करेगा तो उसकी मेज की लंबाई में परिवर्तन तो आएगा नहीं। मेज की लंबाई नापें तो हम पाएंगे यही कि प्रत्येक स्थिति में परिणाम कुछ अंतर के साथ आएंगे। कहने का अर्थ है कि मेज एक ही है, जितने व्यक्ति मेजर करेंगे वहाँ उसमें कुछ न कुछ आपकी कई लोग मेजर कर रहे हैं तो अपने अकॉर्डिंग करेंगे तो उसमें कुछ न कुछ अंतर आएंगे ही। इसी तरीके से जब हम बात करें मेंटल टेस्ट की, यहाँ तो हम लोगों ने फिजिकल टेस्ट की बात की थी, भौतिक मापन की, कि मेज है एक और उस मेज की लंबाई जो मेज़र किया जा रहा है, 4 लोग अगर मेज़र कर रहे हैं तो 4 लोगों के जो मेज़र करने में आएंगे तो कुछ न कुछ हल्के फुल्के डिफरेंसेस आने की संभावनाएं होती हैं। और यहाँ तो हम लोग मेंटल टेस्ट कर रहे हैं, मेंटल टेस्ट में तो होना ही है, क्योंकि ऐसे परीक्षणों में त्रुटि पाई जानी स्वाभाविक हो जाती है, क्योंकि एवरी मोमेंट कहा गया है कि पर्सन का जो बिहेवियर है वो चेंजेबल है, नेचर चेंजेबल है, तो वहाँ जो चेंजेबल है, जो परिवर्तन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट दिखेगा ही। तो यहाँ जो हम लोग बात कर रहे थे मानसिक परीक्षणों में, तो ये जो आपकी त्रुटि है वो भौतिक जो पदार्थ होते हैं उनकी मापन की अपेक्षा अधिक मात्रा में होती है। इसमें त्रुटियाँ परीक्षण करने की जो टाइमिंग होती है, जिस टेस्ट को हम एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं उसकी टाइमिंग क्या है, उसमें अगर अचानक मान लीजिए कि पेंसिल टूट गई, टेस्ट हमने एडमिनिस्ट्रेट की और पर्सन की पेंसिल अचानक टूट गई, या किसी प्रकार का शोर अचानक बीच में सुनाई दिया, या जो सब्जेक्ट है उसको किसी प्रकार की फिजिकल प्रॉब्लम हो गई, शरीर में दर्द होने लगा या और कोई प्रॉब्लम्स हो गई, परीक्षणकर्ता जो है वो इंस्ट्रक्शन जो दे रहा है वो इंस्ट्रक्शन क्लियर नहीं दे पा रहा है, या इंस्ट्रक्शन में ही कुछ गलतियां हो गई हैं, तो जब ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं तो इन कारणों से जो प्रभावित व्यक्तियों के परीक्षण के अंक होते हैं उनमें अंतर आने लगता है। अन्य परिस्थितियों में परीक्षण करने वाले व्यक्तियों के परीक्षण में और ये जो परीक्षण हुआ है इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस होने लगेंगे। कहने का अर्थ है कि मान लीजिए कि एक ही परीक्षण को जब एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है तो उस टेस्ट को जब हम एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि अचानक कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, यानी सब्जेक्ट को कोई फिजिकल प्रॉब्लम होगी, पेंसिल टूट गई, बाहर से कोई शोर हो गया, तो ऐसी जो सिचुएशन होती है उसी टेस्ट को मैं एडमिनिस्ट्रेट कर रही हूँ, सिचुएशन किसी टेस्ट में ऐसे आ गया तो वहाँ जो स्कोरिंग की जाएगी। दूसरी तरफ जहाँ ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट हुए, क्योंकि अगर कोई फिजिकल प्रॉब्लम होगी सब्जेक्ट को, सर में दर्द होने लगा, पेट में दर्द होने लगा, एनीथिंग कोई प्रॉब्लम्स हो गई, तो यहाँ अगर उसको शारीरिक कोई कष्ट है तो वहाँ जो रिजल्ट आपका आएगा उसका, दूसरी तरफ बाहर से शोरगुल हुआ है फिर अचानक बंद हो गया उसका, कि चूँकि वहाँ पर आपका जो ध्यान है वो दूसरी जगह चला गया, तो यहाँ वहाँ जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, इन दोनों के जो आपके स्कोर होंगे वो डिफर आएंगे, उसमें डिफरेंसेस होंगे। तो वहाँ जो डिफरेंसेस आ रहे हैं वहाँ पर सेपरेट वेरिएबल्स हैं और दूसरे दूसरे वेरिएबल्स का इफेक्ट भी पड़ रहा है। जिन वेरिएबल्स का इफेक्ट पड़ेगा उसके कारण आपकी जो टेस्टिंग है, जो टेस्ट हो रहे हैं उसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है। कहने का अर्थ है कि वहाँ पर उसकी वैलिडिटी प्रभावित हो रही है, उसकी रियलिबिलिटी प्रभावित हो रही है। तो यहाँ पे ऐसी जो त्रुटियाँ होती हैं इसको वेरिएबल्स एरर्स कहा गया है। ठीक है, साथ ही अगर हम इंस्ट्रक्शन सही नहीं दे पा रहे हैं या टेस्ट कोई है जो इंस्ट्रक्शन सही नहीं दे पा रहा है, तो इंस्ट्रक्शन जब सही नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम्स वहाँ जाहिर सी बात है कि होगी, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो इंस्ट्रक्शन को समझ नहीं पाया। अशुद्ध निर्देश जब आपको दिए जाएंगे तो आप निर्देश समझ नहीं पाएंगे। जब आप निर्देश समझ नहीं पाएंगे तो उस प्रश्नावली को आप कैसे पूरा करेंगे, मेरे कहने का मतलब ये है। तो इंस्ट्रक्शन जब आपको सही नहीं मिलेगा तो आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो क्या करोगे, जो समझ में आएगा वही फॉलो करोगे। तो जितने सब्जेक्ट होंगे, सपोज दैट अगर ग्रुप टेस्टिंग हो रही है तो जितने सब्जेक्ट होंगे सभी अपने दिमाग से उसमें सोचेंगे इंस्ट्रक्शन को, तो इंस्ट्रक्शन सभी लोग अपने अकॉर्डिंग से जब लगाना शुरू करेंगे तो वहाँ वेरिएबल्स का इफेक्ट पड़ रहा है
टेस्ट हमारा रिलायबल नहीं हो पाएगा। इसी बात को यहाँ पे कहा जा रहा है। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि ये जो आपकी ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जहाँ परीक्षणकर्ता अशुद्ध निर्देश दे रहा है, या सब्जेक्ट को कोई प्रॉब्लम्स ऐसी क्रिएट है, या पेंसिल टूट जा रही है, या शोर हो रहा है, तो ऐसी जो स्थिति होती है इसमें जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं उनके जो टेस्ट के स्कोर होते हैं वो अन्य परिस्थितियों में जो परीक्षण करने वाले आपके व्यक्ति हैं उनके उनके परीक्षण में और जिसमें प्रॉब्लम क्रिएट हुई इनके परीक्षण की स्कोरिंग में डिफरेंसेस आ जाएंगे। ये तो आपको समझ में भी आ रहा होगा कि यहाँ पर स्कोरिंग में डिफरेंसेस आना ही है। तो यहाँ जो स्कोरिंग में डिफरेंसेस आएंगे ये सभी स्थितियाँ आपकी क्या है, वेरिएबल्स एरर के कारण हो रही हैं। बात समझ में यहाँ पे आ रही होगी। ये सारी स्थितियाँ आपकी कैसे शुरू हुई हैं, वेरिएबल्स एरर की वजह से। ये सभी जो आपकी स्थितियाँ हैं ये सिर्फ अशुद्धता के कारण हो रही है, ठीक है। और इन्हीं को आपके कहा गया है परिवर्तित त्रुटि, चर त्रुटि, वेरिएबल एरर्स। कुछ भी कहिए, तीनों बात एक ही है। तो इनको जो परिवर्तित त्रुटियाँ, अब यहाँ आप यही कहेंगे कि इनको परिवर्तित त्रुटियाँ या वेरिएबल्स एरर क्यों कहा जा रहा है, आ सकता है दिमाग में क्वेश्चन ऐसा। तो इनको वेरिएबल्स एरर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी मात्रा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अलग अलग होती है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इन्हें इसलिए वेरिएबल्स एरर कहा जाता है क्योंकि इनकी जो मात्रा है, ऐसे त्रुटियों की जो मात्रा है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अलग अलग तरीके से होती है। यानी परीक्षण में इस प्रकार की त्रुटियों को विश्वसनीयता की मात्रा के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है। यानी जब भी हम मेजरमेंट करेंगे तो ऐसे टेस्ट की जो आपकी एरर्स हैं इनको विश्वसनीयता की मात्रा के आधार पर हम ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ जो भी वेरिएबल्स रिलेटेड आपकी एरर्स आ रहे हैं उनको वेरिएबल्स एरर के अंतर्गत रखेंगे, चाहे वो आपके टेस्ट की इंस्ट्रक्शंस रिलेटेड हों, टेस्टर के इंस्ट्रक्शंस रिलेटेड हों, सब्जेक्ट से रिलेटेड हों, या सब्जेक्ट ने कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है उसके टूटने या अदर किसी प्रॉब्लम्स के क्रिएट होने से हुई हों। ये सारे जो आपके एरर्स होंगे आपके सब वेरिएबल्स एरर के अंतर्गत आएंगे। क्लियर है। आगे हम लोग बात करते हैं पर्सनल एरर्स की। पर्सनल एरर्स, व्यक्तिगत त्रुटियाँ। जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट में कुछ तो वस्तुनिष्ठ हो जाते हैं, कुछ आत्मनिष्ठ हो जाते हैं। जहाँ आत्मनिष्ठता की स्थिति उत्पन्न होती है वहाँ एरर्स निश्चित हो जाते हैं। तो यहाँ मापन में तीसरे प्रकार की त्रुटि है जिसे कहा गया है आपकी व्यक्तिगत त्रुटियाँ या पर्सनल एरर्स। यहाँ व्यक्तिगत त्रुटियों का मतलब है ऐसी त्रुटि जो व्यक्ति के आत्मनिष्ठ तत्व से प्रभावित हो। अभी मैंने कहा कि व्यक्ति आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ। कभी भी कोई भी टेस्ट आपका होगा अगर वो वस्तुनिष्ठ है तब तो उसकी रियलिबिलिटी वैलिडिटी अच्छी होती है। अच्छी होने का मतलब कि रियलिबिलिटी वैलिडिटी उसकी ऐसी होगी जो इस पर हम विश्वास कर सकते हैं। उसकी वैधता की जांच जब करेंगे हमारा रिजल्ट वैसा ही आएगा। लेकिन जहाँ आत्मनिष्ठता की बात हो जाए, सब्जेक्टिविटी की बात हो जाए, तो यहाँ जहाँ सब्जेक्टिव एलिमेंट्स हैं वो प्रभावित करने शुरू कर दिए तो वहाँ पर आपकी पर्सनल एरर्स होने ही हैं। कहने का अर्थ है कि अगर हम सपोज दैट अगर किसी कार में हम लोग बैठे हुए हैं और 4 व्यक्ति हैं, 4 लोग कहाँ बैठे हैं, कार में, और कार के मीटर को पढ़ने को उनसे कहा जा रहा है कि आप लोग देखिए इसकी 4 व्हीलर में जो मीटर लगा हुआ है उसको आप पढ़िए। तो यहाँ आप देखेंगे कि बिल्कुल उपयुक्त मीटर के बाद भी, मीटर बिल्कुल सही चल रहा है, इसके बाद भी चारों व्यक्ति जो पढ़ेंगे, चारों जो आपके मीटर पढ़ेंगे उनके परिणाम में अंतर दिखाई देगा। कहने का अर्थ है कि कुछ लोग कहेंगे कितना ही है, कुछ लोग कहेंगे कुछ और है, कुछ कम बताएंगे, कुछ ज़्यादा बताएंगे। कारण हम यहाँ से बैठे थे तो यहाँ पर यही देखे थे, हम वहाँ से बैठे तो इतना ही पाए थे, जो कि मीटर बिल्कुल सही बता रहा है।
यहाँ कहने का अर्थ है कि जो ऐसे जो आपके प्रत्युत्तर मिलते हैं उनका उचित रूप से निरीक्षण करने के बाद भी जो दो व्यक्ति हैं थोड़ा अलग अलग ढंग से अपनी बात को व्यक्त करते हैं, क्योंकि वे कोई भी वस्तु या निष्पादन को केवल अपने स्वयं की स्थितियों के आधार पर ही देखते हैं। मैंने क्या देखा मैं बस वही बताऊंगी, उन्होंने क्या देखा वो बस वही बताएंगे। तो जो देखा उन्होंने बताया, एग्जैक्ट वहाँ पर आप नहीं शो कर रहे हो। तो जहाँ एग्जैक्ट शो नहीं किया जा रहा है वहाँ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी आत्मनिष्ठता के भाव आ रहे हैं। ऐसे ही मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट पे अगर टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है, कोई भी टेस्ट जो स्टूडेंट पे एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है उस पे अगर दो परीक्षक मेजरमेंट कर रहे हैं, दो टेस्टर मेजरमेंट कर रहे हैं, तो दोनों अपना अपना तरीका लगाएंगे, जिससे कि वहाँ पर आपकी पर्सनल एरर्स होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कहने का अर्थ है कि एक ही परीक्षार्थी हो, एक ही सब्जेक्ट हो, एक ही स्टूडेंट हो, अगर दो टेस्टर मेजर कर रहे हैं, दो परीक्षक मेजर कर रहे हैं, तो उसी परीक्षार्थी को किसी परीक्षा द्वारा अगर हम देखेंगे तो अलग अलग समय में अगर हम टेस्ट ले रहे हैं तो उस टेस्ट में आपके डिफरेंसेस आएंगे। यानी एक ने मान लीजिए कोई टेस्ट हम एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं किसी एक सब्जेक्ट पे, और टेस्ट मैंने एडमिनिस्ट्रेट कर दिया, ठीक, मैंने टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट किया, क्वेश्चनायर लिया, उसकी स्कोरिंग कर ली, बरोबर है। दूसरी तरफ दूसरी टेस्टर ने उस पर टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट किया और क्वेश्चनायर लिया, उसकी स्कोरिंग की। दो अलग अलग समयांतराल हो गए। सब्जेक्ट आपका एक ही है लेकिन टेस्टर दो हैं, यानी परीक्षणकर्ता दो हैं और परीक्षार्थी एक है। अलग अलग समयांतराल पे उसका परीक्षण किया गया। दोनों की स्कोरिंग जब भी वो टेस्टर करेगा, जब भी वो परीक्षक करेगा, तो वो अपने अकॉर्डिंग करेगा, यानी जो उसकी पर्सनली जो व्यू होंगे वो उसको उसमें डालेगा ज़रूर। तो जहाँ वो अपना पर्सनल व्यू डाला वहाँ आपका जो टेस्ट है उसमें एरर्स आने शुरू हो गए। वो टेस्ट मान लीजिए सब्जेक्ट हमको बहुत पसंद है, हम उसके गुणों को देख रहे हैं, तो जब यहाँ पे जो हमारे रिलेशन होते हैं सब्जेक्ट के साथ, मैं इससे पहले भी बोली थी कि हम सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करते हैं, लेकिन सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप पक्षपात करें। सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने सब्जेक्ट के साथ पक्षपात करें। यहाँ आपको जज करना है, जज करेंगे तभी आपका जो टेस्ट है उसकी रियलेबिलिटी वैलिडिटी बिल्कुल सही आएगी, नहीं तो उसकी रियलेबिलिटी वैलिडिटी डिफर आएगी, जाहिर सी बातें प्रभावित होगी। तो यहाँ जो दो टेस्टर एक ही सब्जेक्ट पे अपने टेस्ट को एडमिनिस्ट्रेट किए हैं और जो स्कोरिंग की गई है, वहाँ संबंध जो है उनका सौहार्दपूर्ण तो होगा, या ये हो सकता है कि सौहार्दपूर्ण संबंध ना भी बन पाए, रेपो कितना स्थापित हो पाया ये नहीं कहा जा सकता। तो जो उस व्यक्ति के साथ संबंध है, हम उसके साथ कैसा बिहेव कर रहे हो और उसने मेरे साथ कैसा किया, वो मुझे लगा कैसा, लगा कैसा, यानी हमारी जो यहाँ पर व्यवहारिक विशेषताएं हैं हम उसको देखना शुरू कर देंगे। तो यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पर कि हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो अट्रैक्शन की वजह से हम अपने सब्जेक्ट की कुछ कमियों को दबा देते हैं, हम अपने बच्चों की कुछ कमियों को दबा देते हैं। ये मेरे बच्चे हैं, मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, तो हम दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट हो, अपने कॉलेज के स्टूडेंट हैं, तो वहाँ भी हम पक्षपात करेंगे, अपने कॉलेज के स्टूडेंट को फर्स्ट प्रेफरेंस देना शुरू करेंगे। कुछ मेरे बच्चे को में अगर कुछ कमियाँ होंगी तो हम उसको दबाना शुरू कर देते हैं। तो ये जो पक्षपातपूर्ण व्यवहार होता है इसकी वजह से ये पर्सनल से एरर आ जाते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब है कि एक ही आपका सब्जेक्ट होगा और दो टेस्टर अगर मेज़र कर रहे हैं, तो वैसी कंडीशन में आपके जो दोनों टेस्टर हैं वो अलग अलग स्कोरिंग करेंगे और रिज़ल्ट भी आपका अलग अलग होगा। रिज़ल्ट अलग अलग होगा तो यहाँ चूँकि पक्षपात अगर किया जाएगा तो वहाँ आत्मनिष्ठता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, सब्जेक्टिविटी आ जाएगी। तो सब्जेक्टिविटी के कारण व्यक्तिगत जो त्रुटियां हैं उसके होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। क्लियर है यहाँ पे? तो यहाँ ये जो दोनों में मान लीजिए दोनों टेस्टर ने जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट किया, जो स्कोरिंग की गई, उस स्कोरिंग में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं वो अंतर ही शो कर देगा।
कि यहाँ पर व्यक्तिगत त्रुटियाँ हुई हैं। इस तरीके से जो अंकों में आपके डेविएशन होता है, जो विचलन होता है, ये विचलन ही ये शो कर देता है कि परीक्षक की यहाँ पे टेस्टर की व्यक्तिगत त्रुटियाँ हैं, क्योंकि व्यक्ति की व्यक्तिगत जो स्थिति होती है वो व्यक्ति के निरीक्षण के समय समय पर विचलित होने लगती है। जो उसकी अपनी स्थिति है, व्यक्ति की जो व्यक्तिगत रुचि है, उसके आधार पर वो मेज़र करेगा, उसकी जो व्यक्तिगत तत्व होते हैं उसके आधार पर वो मेज़र करेगा। तो ये हर समय आपके कहें कुछ कुछ समय पर ये विचलित होती रहती हैं। इसीलिए अगर व्यवहारिक विशेषताओं की हम मेजरमेंट की बात करें, जब भी हम किसी पर्सन की बिहेवियर जो कैरेक्टरिस्टिक हैं जब हम उसको मेज़र करते हैं, तो उसके मापन के समय जो व्यक्तिगत त्रुटियां होती हैं उनकी ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। अगर इधर ध्यान न दिया जाए तो यहाँ जो आपके पर्सनल एलिमेंट्स होते हैं या जो ऐसी चीज़ें होती हैं वो व्यक्ति को प्रभावित करती हैं, और जब हमारा टेस्टर प्रभावित होगा तो जाहिर सी बात है कि टेस्टर जैसे ही प्रभावित हुआ, व्यक्ति की जो परीक्षण है उसमें वस्तुनिष्ठता की मात्रा कम हो जाएगी। और जहाँ वस्तुनिष्ठता कम हो जाएगी वहाँ आपकी आत्मनिष्ठता आएगी, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ व्यक्तिगत त्रुटियाँ होना स्वाभाविक है। क्लियर है। दूसरी हम अब बात करेंगे आपकी कंटेंट एरर्स की। तो जो कांस्टेंट एरर्स हैं आपकी स्थिर त्रुटियाँ हैं, ये चौथी त्रुटि है आपकी। तो जो स्थिर त्रुटियाँ हैं ये आपकी कहें तो अंतिम त्रुटि होती है अकॉर्डिंग टू मर्सल। तो यहाँ पे जो आपकी अंतिम त्रुटि हो रही है, कांस्टेंट एरर्स जो हो रहे हैं, यह इस लक्ष्य पर आधारित होता है कि अधिकतर जो आपकी बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उनका मेजरमेंट हम डायरेक्ट नहीं कर पाते, इनडायरेक्टली ही करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आपकी जो कांस्टेंट एरर्स होते हैं इनका जो लक्ष्य होता है इस पर ही डिपेंड करता है कि जो आपकी बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक हैं जब हम उनका मेजरमेंट करते हैं तो ये हमेशा हम अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। साइकोलॉजिकल मेजरमेंट में अगर हम देखें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम किसी व्यक्ति की कोई भी व्यवहारिक विशेषता जो है उसका हम मेजरमेंट कर पाए। ऐसे कहने का अर्थ है जैसे कि यांत्रिक योग्यता है, तो ऐसे ही अगर योग्यता किसी व्यक्ति में है तो उसकी खोपड़ी को खोल दें, उसको देखना शुरू करें, उसके अंदर देखें कि इसके अंदर है क्या, कि इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एबिलिटी वाला पर्सन है या इसकी बुद्धि इतनी ज़्यादा है। ये हम नहीं कर सकते। हम उसकी योग्यता को सिर्फ उसके द्वारा दिखाए गए परफॉर्मेंस से ही हम मेजर कर सकते हैं। हम उसकी खोपड़ी को खोल करके उसके अंदर चिमटी डालकर देख नहीं सकते। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं वो आपकी इनडायरेक्ट होती हैं, प्रत्यक्ष नहीं होती बल्कि अप्रत्यक्ष होती हैं। तो यहाँ ये जो बुद्धि की मात्रा है उसका मेजरमेंट हम उसकी एडजस्टमेंट और उसकी जो योग्यता है, एबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग हम खुद से मेजर करते हैं। तो यहाँ जो मेजरमेंट का संबंध है वास्तव में जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसके ट्रेड्स से होता है, कैरेक्टरिस्टिक से होता है, इसके सील गुणों और विशेषताओं से होता है, कहने का अर्थ है। तो यहाँ जो व्यवहारिक विशेषताओं की मापन के लिए जो अप्रत्यक्ष मापन किया जा रहा है, जिसका कोई हम ये नहीं कह सकते कोई वस्तु है जिसे हम देख पाएँ, तो यहाँ अप्रत्यक्ष मापन होता है। इसलिए यहाँ ये कह सकते हैं हम कि किसी व्यक्ति की यांत्रिक योग्यता परीक्षण का अंक किसी निश्चित सीमा तक उसके पढ़ने की योग्यता पर निर्भर होंगे। ये कहना कहें तो बहुत कठिन है। कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति है उसकी यांत्रिक योग्यता उसके अंदर है, तो किसी परीक्षण के निश्चित सीमा तक अगर हम मेजर कर लें, कोई परीक्षण उस पर हम एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के जो स्कोरिंग मिल रही है हमको, तो उस पर हम उसकी पढ़ने की योग्यता पर निर्भर होगा, ये हम कह नहीं सकते। इन दोनों ही अंतर जो आपके आ रहे हैं इनमें जो त्रुटि होगी वो आपकी स्थिर त्रुटि होगी। कहने का अंतर है कि इन दोनों का जो अंतर होगा वो स्थिर त्रुटि को जन्म दे देगा। यह जो आपकी स्थिर त्रुटि है इसलिए कही जाती है क्योंकि इसमें जो प्रत्येक व्यक्ति है जो परीक्षण कर रहा है उसके लिए त्रुटि की मात्रा समान होती है। जो वो परीक्षण कर रहा है उसके लिए इन त्रुटियों की मात्रा समान होती है। यानी कहने का अर्थ है कि परीक्षण में इस प्रकार की त्रुटियों का संबंध
हमेशा वैधता से होता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात आ गई है आपकी, क्योंकि हम लोग किसको बचाते हैं हमेशा टेस्ट में कि रियलेबल हो और वैलिड हो। तो यहाँ वैलिडिटी प्रभावित होनी शुरू हो रही है। तो यहाँ पे कांस्टेंट एरर जब भी होगा तो उसका संबंध हमारी वैधता से होगा। इसीलिए इन त्रुटि को कम करने के लिए ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि क्या परीक्षण वास्तव में वही माप रहा है जिसका मेजरमेंट करने के लिए उसको बनाया है, यानी जिसके लिए उस परीक्षण का निर्माण किया गया है वह सिर्फ उसी का मेजरमेंट करे, दूसरे का नहीं। तो ये जानना सबसे पहले ज़रूरी हो जाता है, तभी उसकी जो वैलिडिटी है वो बनी रहेगी। क्लियर है? तो यहाँ हम लोगों ने बात की आपकी 4 त्रुटियों की। पहली थी आपकी विवेचनात्मक त्रुटियाँ, दूसरी थी वेरिएबल एरर्स, तीसरा था आपका पर्सनल एरर्स और चौथा था कांस्टेंट एरर्स। यहाँ ये जो चारों एरर्स हैं, अगर इसको कंट्रोल कर लिया जा रहा है, किसी तरीके से कोशिश की जा रही है, तो अगर इसको हम कंट्रोल कर लेते हैं तो यहाँ पर जो त्रुटियाँ होती हैं वो कम हो जाती हैं, और ऐसी त्रुटियाँ कम होने से हमारा जो टेस्ट होता है उसकी रियलेबिलिटी और वैलिडिटी बढ़ जाती है। ठीक है।